हम पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। लिविंग वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट है बताओ मुझे। ये देखो, ट्रीज जो होते हैं ना, ट्रीज अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। सही बात है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाने के बाद ये फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। दिखता है ऐसे, सपोज करो ये व्हीट है, फूड ग्रेन्स। ये फूड ग्रेन्स को कौन खाएगा? माउस खाएगा। ठीक है, माउस खाएगा इसको। माउस को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। ठीक है, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। सही है। ईगल खाएगा। तो एक चीज मुझे बताओ, जो ट्रीज जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको कंज्यूम कर रहा है माउस, माउस को स्नेक, स्नेक को ईगल। अगर मैंने ट्रीज को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फूड ग्रेन्स आ पाएगा क्या? फूड ग्रेन्स आ पाएगा? अगर पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो नहीं आएगा। तो माउस खत्म हो जाएगा अपने आप, माउस खत्म हो जाएगा, स्नेक खत्म हो जाएगा, स्नेक खत्म हो जाएगा तो ईगल खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इनका पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस। ओके, हर एक स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? रिलेटेडनेस का मतलब होता है ईगल जो है पेड़ से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। पेड़ जो है इनडायरेक्टली ईगल को फूड प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? पेड़ से जो खाना मिल रहा है, इसका जो एनर्जी है ये माउस के अंदर जा रहा है, राइट? और ये माउस का जो एनर्जी है ये स्नेक के अंदर जा रहा है, और स्नेक का जो एनर्जी है वो ईगल में ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो जब स्टेप्स जैसे जैसे इनका स्पीशीज का स्टेप्स बढ़ रहा है, इनका जो एनर्जी है लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांसफर हो रहा है। सही बात है। तो अगर एक स्पीशीज खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सारे स्पीशीज खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स के। एक वर्ल्ड के अंदर सिंगल टाइप के स्पीशीज तो नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, राइट? तो इसीलिए बोल रहे हैं डाइवर्स, मतलब बहुत सारे स्पीशीज है एक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैंगो के स्पीशीज हो, या फिर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मैंगो है, एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डॉग है, ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ मैन, ऐसा तो नहीं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट जो लाइन हमें बोल रहा है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है मनमोहक। मनमोहक मतलब हमें कोई भी चीज अच्छा सुंदर लगता है तो हम बोलते हैं ना कितना मनमोहक है, कितना ब्यूटीफुल है। तो वर्ल्ड इज डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग। ठीक है, सेकेंड जो बोल रहा है it includes wide range of organism in the size, color, habitat, physiological, morphological features। इसका बोलने का मतलब क्या है? वाइड रेंज मतलब क्या? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे स्पीशीज। रेंज बोला है क्योंकि एक स्पीशीज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रजाति है, राइट? तो ये क्या बोल रहा है? विच डिफर इन द साइज। अब फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन का ही ले लेंगे। ह्यूमंस में सारे ह्यूमंस एक साइज के तो नहीं है, इक्वल साइज के तो नहीं है, इक्वल कलर के तो नहीं है, डिफरेंट कलर के है। किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल सफेद है, किसी के बाल व्हाइट है, ये मतलब ब्लॉन्ड हेयर, ब्राउन, रेड, ब्लैक ऐसे हेयर्स होते हैं, राइट? तो विच डिफर्स इन हैबिटेट। कोई
सोचो कोई जंगल में रहता है, एनिमल जंगल में रहते हैं, इंसान घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, राइट। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, नॉर्मली जो ह्यूमन है या एनिमल्स है उसका बॉडी का जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली जो उसका फीचर्स है कैसे दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स का मतलब होता है क्वालिटी। तो इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिफर्स इन साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। क्लियर है। रेंज का मतलब है वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, सिंगल ग्रुप में रहने वाले बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स जो थे एनसीईआरटी के वो क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट था द लिविंग वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो था वो बोल रहा है इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। सही है। देन थर्ड जो बोल रहा है इट कंटेन्स वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिफर्स इन साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। की लाइंस कर लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो व्हाट इज लिविंग में चैप्टर हमसे सवाल कर रहा है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, लाइफ। बट लाइफ को भी समझने के लिए एक डेफिनेशन आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेशन कोई भी चीज को डिफाइन करता है, सही बात है। तो लिविंग को बोलते ही सबसे पहला हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है दैट इज लाइफ, राइट। तो लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने, लाइफ क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये टॉपिक हमसे क्या सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग से सबसे पहला वर्ड आता है लाइफ, और लाइफ क्या है, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट इन व्हाट, दैट रिजल्ट इन अ ग्रोथ, दैट रिजल्ट इन ग्रोथ, reproduction, responsiveness to stimuli, etc. मैंने क्या कहा, what is life? Life is a complex organization of molecules. Life is a unique, complex organization of molecules expressing itself through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness to stimuli, etc. इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आता है, इस डेफिनेशन से हमको ये समझ में आता है कि लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जिसे प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन करके। वो एनर्जी हमको मदद करता है ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, और कॉन्शियसनेस के लिए। ठीक है। केमिकल रिएक्शन का बाद, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखिए जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है। ये हमारा अबीर है, ठीक है। ये अबीर ने ऑक्सीजन इनहेल किया, फूड को खाया, ठीक है। फूड खाने के बाद ये फूड कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स में फूड जा रहा है, फेरिंग्स में जाने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है। ईसोफेगस में जाने के बाद, ईसोफेगस से कहाँ जा रहा है, ये ईसोफेगस से जाने के बाद कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। स्टमक में जाने के बाद कहाँ जा रहा है, ये इंटेस्टाइन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन की जाने के बाद कहाँ जा रहा है, ये एनस। फाइनली ये माउथ है टू एनस, इनके बीच में फूड तो एंटर हुआ माउथ से और निकल रहा है एनस से। जो फूड बाहर निकल रहा है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटा, ठीक है। और जो अंदर जा रहा है इसको हम कहते हैं फूड, ठीक है। ये फूड अंदर जाने से लेके बाहर निकलने के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस होता है यहाँ पे।
जहां पे ये फूड टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, और क्या निकालता है, एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स ऑफ सेल, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स ऑफ सेल। कभी भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब एकदम थक चुके हैं यार, अभी हमको एनर्जी चाहिए, खाना नहीं है, क्या करेगा फिर, बॉडी क्या करता है, एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर करके रखता है, ताकि जब ज्यादा जरूरत हो तब वो उन्हें यूज कर सके। बहुत छोटे अमाउंट में होता है बट यूजफुल है, ठीक है। तो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, एनर्जी डायरेक्टली बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए बॉडी क्या करता है, उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। वो एटीपी टूट के एनर्जी बनता है और वो एनर्जी हमको हमारे बॉडी को देता है, ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, कॉन्शियसनेस महसूस कर सके, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सके, एक्सेट्रा, लोकोमोशन कर सके, मूवमेंट कर सके, कैमफ्लॉज कर सके, एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। एक बार और समझा देती हूँ मैं। देखिए, ये पेड़ है, पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, फूड ऑक्सीजन उसने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद कहाँ गया, इनहेल से कहाँ गया, नोज से नोस्ट्रल्स में गया, नोस्ट्रल से इनहेल करके नीचे गया, कॉमन पाथवे क्या है वो, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के थ्रू, मैं यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आगे आप पढ़ोगे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग के बीच में का डिफरेंस क्या है। मैं आपको कॉमन एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन गया नोज में, नोज से नोस्ट्रल्स में, नोस्ट्रल्स में जाने के बाद कॉमन पाथवे के थ्रू जाएगा, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जाएगा, फूड के साथ मिक्स होगा ऑक्सीजन, ब्लड, सही है। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है, ब्लड के थ्रू। यस, ब्लड जो है अलग अलग जगह पे, हर एक बॉडी पार्ट्स में ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई। इसका सेकंड डेफिनेशन करते हैं, जो कि लिविंग को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन बताता है, द ऑब्जेक्ट विच itself exhibiting growth, reproduction, responsiveness to stimuli, locomotion and death are designated as living। ये डेफिनेशन हमको क्या बताता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि खुद ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाए, ग्रोथ परफॉर्म कर पाए, लोकोमोशन परफॉर्म कर पाए, रिस्पॉन्सिवनेस स्टिमुलाई मींस कॉन्शियसनेस कर पाए और डेथ हो जाए उसकी, तो वो बंदा क्या है, लिविंग है। क्लियर है। तो लिविंग, अब हम इसका एग्जांपल एक काऊ का ले लें, ठीक है। काऊ जो था पहले बेबी काफ था, सही है, काफ था। काफ क्या किया, ग्रो हुआ, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने के बाद लोकोमोशन कर रहा है, चल रहा है, चल फिल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में मेटाबॉलिज्म कर रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब वो जो खाना खा रहा है, मतलब क्या, ग्रास, ग्रास अब जो उसकी बॉडी में जा रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, सही बात है। और बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ ही हो जाती है। क्या हो जाता है, डेथ हो जाने के बाद ये हमको डिफाइन कर रहा है कि ये सारी चीज वो परफॉर्म कर रहा है, मीन्स वो लिविंग है। बस सिंपल सी बात है, यही तो कह रहा है हमारा डेफिनेशन। क्लियर है। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, नीट में, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनिज्म जो है दो टाइप के होते हैं, सही बात है। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर। छोटा सा बच्चा है, फिर 1 में गया, थोड़ा और ग्रो हुआ, 2 में गया,
थ्रो और ग्रो, 3 में ग्रो, 4 में ग्रो, ग्रो होते 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 मतलब क्या 90 का हो जाएगा तो क्या 90 मीटर का हो जाएगा बच्चा? नहीं, ऑर्गेनिज्म का सर्टेन एज होता है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में क्या करेंगे हम? सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे ग्रोथ का, ठीक है। क्या करेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म हमको पता है 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? अमीबा, देखिए अमीबा बनाया था ना हमने, अमीबा कैसे दिखते हैं? ये लो भैया, मैं हूँ अमीबा, हाय। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बाय द E911, ठीक है। तो ये क्या है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, सही बात है, यूनिसेलुलर। पता नहीं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जो सिंगल सेल से बना होता है, ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल था, हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, देखो नहीं देखा लेक्चर तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप प्लीज जाके देखिए, बिकॉज वो माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माइंड मैप करना बहुत जरूरी है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा माइंड मैप कवर किया था, ये लेक्चर में हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताया था उसमें कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अस, हमारी तरह, हम किससे बने हुए हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। बहुत सारे सेल से बना हुआ हमारा बॉडी, ठीक है। तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है मैन। अब चाहे अमीबा हो या मैन हो, जब उनको ग्रो करना होगा तो क्या करेंगे? क्या कॉमन डिफरेंस होगा दोनों में? सेल डिवीजन। चाहे वो अमीबा हो या मैन हो, उनका ग्रोथ कैसे होगा? तो दे ग्रो बाय सेल डिवीजन। किससे ग्रो करेंगे? सेल डिवीजन। अरे भैया, एक अमीबा है चाहे एक मैन है, अगर वो 2 पार्ट में टूटेगा नहीं तो बटेगा कैसे? कटेगा नहीं तो बटेगा कैसे? समझ में आ रहे हो? बटने के लिए कटना जरूरी है। सी, ये जो सेल है अगर ये डिवाइड नहीं होगा, ये बनेगा कैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म? भले माइटोसिस और मियोसिस 2 पार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस, बट पहले की क्लास में पढ़े होंगे, सुने होंगे, नाम तो सुना होगा ना, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है ना। नंबर बढ़ाना होता है तो हम माइटोसिस करते हैं, है ना। न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है तो हम मियोसिस करते हैं। तो माइटोसिस में क्या करते हैं? माइटोसिस में हम सेल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल ले लो, ये सेल है, ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे? माइटोसिस। मियोसिस में क्या किया? इसका जो न्यूक्लियस है हमने इसको भी डिवाइड किया, तो ये वाले सेल में क्या होगा? आधा न्यूक्लियस होगा, और ये वाले सेल में क्या होगा? आधा न्यूक्लियस होगा। सही बात है। इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें माइटोसिस मियोसिस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ का टॉपिक था कि ग्रोथ कैसे करते दोनों, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इनका जो ग्रोथ होता है सिर्फ एक ही तरीके से होता है, दैट इज अ सेल डिवीजन ऑफ ग्रोथ। पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ मतलब क्या? इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ? मतलब इसका हम 2 चीज में डिफरेंशिएशन, सबसे पहला डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे हम प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। एक छोटा सा पौधा मैंने लिया, ठीक है, छोटा सा मैंने प्लांट लिया, इसको मैंने पॉटेड प्लांट पॉट्स के अंदर लगाया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद प्लांट थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा होते होते एक बड़ा सा पेड़ बन गया। सही है। कितने सालों में? मान लो एक मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा बनियान ट्री बनने में 150 साल तक, मतलब जितना इनका लाइफ रहेगा उतना ये ग्रो करेंगे, है ना। कोई किसी बनियान ट्री का देखो 150 साल भी रहता है, 150 साल 250 साल पुराना पेड़ है कि नहीं? होता है। पेड़ जब तक चाहे तब तक ग्रो करता है, जब तक उनका लाइफ रहेगा ना तब तक वो ग्रो करेंगे। बट ऐसा ह्यूमंस में होता है क्या?
बताओ, आज एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, पता चला उसका लाइफ है 70 साल, तो वो 70 साल तक ग्रो करेगा। यार हर एक साल में कुछ फीट ग्रो करता है वो, तो 70 साल में 70 फीट ग्रो हो जाएगा यार। बताओ, इतने लंबे लंबे ह्यूमंस कहाँ रहेंगे, है ना। तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता, या ग्रोथ धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या ग्रोथ का इसका मतलब क्या हुआ, पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब हो गया प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ रहता है, ग्रोथ जो रहता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। कैसा होता है, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स अप टू सर्टेन एज, अप टू सर्टेन एज, कुछ एज तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाएगा या ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है कि ड्यूरेशन एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या होता है। इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज ग्रेटर, या एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का, है ना। ये पता होना चाहिए कि किसका पैटर्न ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है, ऑब्वियसली प्लांट का। क्यों प्लांट का, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, जितने साल तक ये जिंदा रहेंगे उतने साल तक ये ग्रो करेंगे। बट एनिमल्स जो होते हैं ना, अप टू सर्टेन एज तक होते हैं।